ग्रुप डी 2022 भी गया हाथ से। 70 मार्क्स लाने पर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं मिल पाएगी आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। देखिए, ये सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ और क्यों ऐसी चीज़ें यहाँ पर बोलनी पड़ रही है, कड़वा सत्य है जो कि आपको समझना पड़ेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और यहाँ समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा या नहीं होगा। 70 मार्क्स अगर आप ले आएंगे तब भी यहाँ पर आपको रेलवे ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। जितने भी एस्पिरेंट जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिया है और जो इस इंतज़ार में है कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ज़रूर टिके रहिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। और जो मेन बात होती है, जो ऐसी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ऐसी कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसे सुनकर के आपके होश यहाँ पर उड़ जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए, ये रेलवे का ओरिजिनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर कि यहाँ पर देखिए हिंदी में पूरा नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है कि पदों के लिए चिकित्सा मानक। अब यहाँ देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बताया गया है इसमें पूरा, जो कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन इसके अंदर जो विशेष पॉइंट है वो देखिएगा कि आपके 70 मार्क्स भी आएंगे तो भी यहाँ पर आपको किस तरह से जो रेलवे ग्रुप डी की जॉब है वो नहीं मिल पाएगी। देखिए यहाँ पर मानक देख लीजिएगा, पहले A2 A3 आपका 2 स्टैंडर्ड ये हो गए, तीसरा स्टैंडर्ड आपका हो गया B1 B2 और यहाँ पर C1। अब यहाँ देखिए मैं आपको और जो चौथा हमारा मानक हो गया C2। यहाँ देखिए, यहाँ रेलवे ने क्या कहा है और बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से कि जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रैक्टरी दोष में सुधार के लिए लेजिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है वे A2 A3 B1 B2 चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं है। यानी कि A2 A3 B1 B2 के लिए योग्य नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए A2 A3 ये दोनों के लिए तो योग्य है ही नहीं, और फिर यहाँ पर B1 और B2 इसके लिए भी योग्य नहीं है। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको कहा गया है कि यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये ऐसे जिन्होंने रिफ्रैक्टरी दोष का यहाँ पर लेजिक सर्जरी करवाई है आंखों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर C1 और C2 कैटेगरी के लिए ही योग्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अब चीज़ें और दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ देखिए, जिन लोगों ने C1 यानी कि सर्जरी करवाई है उनके लिए यहाँ पर C1 और C2 की कैटेगरी वाली पोस्ट ही हैं। अब देखिए C1 और C2 कैटेगरी वाली कितनी पोस्ट हैं, सिर्फ यहाँ पर 1 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर मान लीजिए 4 और एक ये हो गई 5। तो ये 5 ही ऐसी पोस्ट है जिन पर कि यहाँ पर आपका C1 कैटेगरी वाला मेडिकल स्टैंडर्ड चलेगा। बाकी C2 कैटेगरी की तो यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। आप यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए अगर आप यहाँ पर C2 कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, यानी कि आप C1 के अंदर भी नहीं आते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ C2 कैटेगरी के अंदर आते हैं तो C2 कैटेगरी इन्होंने दे तो रखी है ऊपर कि C2 कैटेगरी में हम ये चीज़ें लेंगे। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, C2 कैटेगरी की यहाँ पर आपको शारीरिक दक्षता तो बता रखी है कि यहाँ पर क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन C2 कैटेगरी की आपके ग्रुप डी के अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर बहुत बड़ा, जिन लोगों की यहाँ पर कैटेगरी सिर्फ C2 है तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है धोखा है एक तरह से। यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी यहाँ पर चोट है उनके लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए उस तरह की कैटेगरी वाले, इस कैटेगरी वाले लोगों के यहाँ पर 70 मार्क्स भी आ रहे होंगे, 80 मार्क्स भी अगर आ रहे होंगे, 65 मार्क्स भी आ रहे होंगे और वो कट ऑफ में बहुत ऊपर हैं, लेकिन उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर C1 कैटेगरी का भी नहीं है। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड अगर उनका C2 कैटेगरी का है, यहाँ पर देखिए C2 कैटेगरी के लिए दूरदृष्टि 6/12 की चाहिए, चश्मे के साथ और बिना चश्मे के यहाँ पर 0। और यहाँ देखिए, यहाँ नज़दीक की दृष्टि जब पढ़ना अथवा नज़दीक कार्य करना अपेक्षित हो तब SN यानी कि 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ यहाँ पर ये जो है क्वालिटी बता रखी है। और यहाँ पर शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ भी चाहिए। तो यहाँ अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है तो आप इस रेलवे ग्रुप डी की जॉब को भूल जाइए, किसी और जॉब में यहाँ पर लग जाइए। ये बात मैं आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 कैटेगरी का है तो C2 कैटेगरी की आपके लिए कोई भी पोस्ट यहाँ रेलवे ग्रुप डी के अंदर नहीं है। अब यहाँ दूसरी बात जो कि सभी लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, देखिए यहाँ पर आपका जो PET टेस्ट होने वाला है, आपको भी पता है कि जिस दिन भी आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के मात्र यहाँ पर 20 से 25 दिन के अंदर ही, मैं ये 25 दिन भी बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, 20 दिन के अंदर अंदर ही यहाँ पर 20 से 22 दिन के अंदर आपका PET शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर 20 से 22 दिन के अंदर जो यहाँ पर कैटेगरी जो बता रखी है, यानी कि जो क्राइटेरिया बता रखा है आपको, यहाँ क्या क्या आपसे लिया जाएगा। देखिए 35 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना है आपको। यहाँ पर पुरुष उम्मीदवार की बात हो रही है, मेल कैंडिडेट की। और 1000 मीटर की दूरी को यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही चांस में दौड़ना होगा। अब यहाँ 4 मिनट 15 सेकंड बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय है। और आपकी जो यहाँ पर स्टेमिना है, अगर आपने अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है,
और अब रिज़ल्ट के देखिए थोड़े से दिन ही बचे हैं। मुश्किल से मुश्किल आपका जो रिज़ल्ट है यहाँ पर 20 नवंबर, और अगर हम ज़्यादा करते हैं तो 30 नवंबर, और इससे भी ज़्यादा अगर ये डिले होता है तो मान लीजिएगा यहाँ पर दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आपका रिज़ल्ट यहाँ पर 100% यहाँ पर जारी हो ही जाएगा। मैं 99 भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 100% आपका रिज़ल्ट जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो जारी हो ही जाएगा। और संभावना ये पूरी की पूरी है कि नवंबर के अंदर अंदर ही यहाँ पर आपका रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं किया जाएगा। और अब देखिए आपके पास कितने से दिन बचे हैं। आज तारीख हो गई है यहाँ पर 14 नवंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये डेट है आपकी 14 नवंबर की, और 14 नवंबर से अब सिर्फ 16 दिन जो है यहाँ पर नवंबर के बचे हैं। अब 16 दिन में आप किस तरह से अपना स्टेमिना बनाएंगे। अगर रिजल्ट 20 नवंबर को आ गया तो आपके पास सिर्फ 6 और मान लीजिए 25 दिन और जोड़ लीजिए, 25 + 6 तो सिर्फ आपके पास 31 दिन है। ये 25 दिन भी मैं ले रहा हूँ, हो सकता है 22 दिन के बाद ही आपका यहाँ पर जो पीईटी है वो शुरू हो जाए, तो 22 + 6 करें तो 28 दिन। तो आपके पास मुश्किल से यहाँ पर 30 से 35 दिन का ही समय यहाँ पर आज से, अगर आज से भी आप लगेंगे तो इतना ही बचा हुआ है। और जो महिला उम्मीदवार है हमारी, वो भी ध्यान रखिए, देखिए आपको भी 20 किलोग्राम का वजन यहाँ उठाकर 2 मिनट में एक ही चांस में नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ही जाना है, और यहाँ पर 1000 मीटर की ही आपकी दूरी रहेगी, लेकिन बस आपको यहाँ पर समय थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, यानी कि समय में यहाँ पर 5 मिनट 40 सेकंड आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए पुरुष उम्मीदवार जो है 4 मिनट 15 सेकंड। अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है पीईटी की, तो अब आप भूल जाइए कि यहाँ पर आप पीईटी निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए 25 से 30 दिन अगर आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, आज से जब आप लगेंगे ना तब जाकर आप यहाँ पीईटी निकाल पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं पहले रिजल्ट आने देता हूँ, रिजल्ट के बाद मैं तैयारी करूँगा, तो फिर भाई आप ग्रुप डी की जॉब को भूल जाइए, किसी और जॉब की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड में यहाँ पर 1000 मीटर दौड़ना कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना। ये मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर हलवा नहीं है बिल्कुल भी ये। तो 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर 1000 मीटर दौड़ने के लिए बहुत ज़बरदस्त तरह का स्टेमिना चाहिए होता है, और वहाँ पर होती है भीड़। ऐसा नहीं है कि वहाँ पूरे जो मैदान में आप अकेले ही दौड़ेंगे कि हाँ आइए भाई साहब आप अकेले दौड़िए, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर आपको पूरी भीड़ के साथ दौड़ना है, और भीड़ के साथ मान लीजिए आप अकेले दौड़ रहे हैं, ये पूरा का पूरा मैदान है, अगर आप इसमें अकेले दौड़ रहे हैं ना, तो यहाँ अकेले आप इसमें हो सकता है आप यहाँ पर 3 मिनट या 4 मिनट 4.5 मिनट 4 मिनट में आप अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे 1000 मीटर। लेकिन जब आप भीड़ के साथ दौड़ेंगे ना, तो यही आपका 4 मिनट जो है ये 5 मिनट भी हो सकता है और 6 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भीड़ के साथ दौड़ने में एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। दूसरी चीज़, भीड़ को देख के थोड़ा सा नर्वसनेस भी आ जाती है। तीसरी चीज़, भीड़ के साथ हम उस तरह से नहीं दौड़ सकते जैसे कि हम अकेले दौड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्राउंड में। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन आपके मार्क्स अगर 70-80 भी आ रहे हैं तो भी अगर आपकी पीईटी की तैयारी नहीं है तो आप पीईटी नहीं निकाल पाएंगे। 20 दिनों की तैयारी में तो आप पीईटी बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएंगे। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 60 आ रहे हैं, आपके मार्क्स अगर यहाँ पर 70 आ रहे हैं, तो आपको पीईटी की तैयारी निश्चित तौर पर करनी ही करनी है। और वो सभी लोग जो कि यहाँ पर जिनके मार्क्स 45 से लेकर 50 के बीच भी आ रहे हैं, और वो SC ST कैंडिडेट हैं, मैं SC ST की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर SC ST कैंडिडेट जो हैं, अगर वो यहाँ पर 45 से 50 के बीच 43 मान लीजिए, ST वाले 43 मान लीजिए और SC वाले 45 मान लीजिए, इसके आसपास अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो कल से ही नहीं, आज से ही, आज शाम से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब ले लीजिए। क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा और यहाँ ऑब्जेक्शन रेज वाले मार्क्स भी आपके बढ़ेंगे, तो आपके मार्क्स यहाँ बढ़ने ही हैं, कम नहीं होंगे। दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा, और जो जनरल कैंडिडेट है वो भी बार बार ये पूछते हैं कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए कुछ एक जोन को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर 52 के आसपास, 52 से लेकर 56 के रेंज के बीच अगर यहाँ जनरल कैंडिडेट के आ रहे हैं तो लगभग आपका सभी जोन से हो जाएगा। कुछ एक ऐसे डेंजर जोन है जो कि मैंने आपको वीडियो में बता भी रखा है, डेंजर जोन कौन कौन से, तो वहां उन जोन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जोन में यहाँ पर 52 से लेकर 56 के बीच अगर जनरल कैंडिडेट के रॉ मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे, वो यहाँ पर पीईटी देने वाले हैं। अब पीईटी के बाद जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ, वो क्या बनेगी ये हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पीईटी आपका होगा, पीईटी में कितने लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, कितने लोग पहुँचेंगे, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि पीईटी के बाद जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो पीईटी का जो डेटा हमारे पास आएगा उसके बाद ही हम इस पर जो है अच्छे से आपको सारी चीज़ें बता पाएंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक लेटेस्ट चीज़ और हर एक चीज़ को पूरी डिटेल से हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, फिर भी आप चैनल पता नहीं क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखकर चले जाते हैं। तो आपसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ आपके फ़ायदे के लिए ही हम यहाँ पर बताते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी शिकायत करनी हो तो नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप आराम से हमें कोई भी शिकायत हो वो कर सकते हैं।